अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूँ आलिया शब्बीर। नाज़रीन, मेरा और अवाम का मसला आज एक ही है और वो ये है बिजली की कीमतें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, इनके बढ़ने के पीछे क्या वजूहात हैं। आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस पर क्यों काबू नहीं पा रही और अवाम के मसाइल में दिन ब दिन इजाफा क्यों होता जा रहा है। अगर हुकूमत से पूछा जाए, हुकूमती तर्जुमानों से बात की जाए तो वो सिर्फ यही फरमाते हैं कि ये सब कुछ जिम्मेदारी पिछली हुकूमतों की है। उनके गलत कारनामे ही असल में आज मईशत का जो पहिया है वो जैम कर रहे हैं और इसका खमियाजा अवाम को और हुकूमत को भुगतना पड़ रहा है। ये सुन सुनकर चौथा साल हुकूमत को आ गया है, लेकिन इसका हुकूमत जो अपनी बेहतरीन टीम के साथ आई थी, ना वो टीम नजर आई और ना ही इसका कोई सलूशन लेकर आई। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की ना मईशत किसी दुरुस्त सिमत में जा सकती है, ना अवाम की मुश्किलात जो हैं वो कम हो सकती हैं। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं फ़ारूक सलीम साहब, माहिर मुआशी अमूर है, कॉलमिस्ट भी हैं। आप उनके मुआशी अमूर पर कॉलम भी देखते हैं और वो खुलकर अपनी राय भी लिखते हैं और आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बताते हैं। आज फैक्ट्स एंड फिगर्स भी उनसे पूछेंगे, लेकिन साथ साथ में अवाम की जो दुखती राग है उसका अजाला करने के लिए इस हुकूमत के पास क्या कोई अलादीन का चिराग है, उसकी जांच निकालने की भी कोशिश करेंगे। फ़ारूक सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि अभी भी देखें कि बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया, महंगाई जाहिर है उसी रेट से आगे इंक्रीज हो रही है। अवाम कहाँ जाएं? क्या आप समझते हैं एज अ इकोनॉमिस्ट कि वाकई ही ये पीटीआई की हुकूमत बेबस है और पिछली हुकूमतें इतनी नाहल और नाकाम थी कि उन्होंने इस हुकूमत के को इतने बोझ तले लाद दिया है कि अब ये बेबस है, कुछ नहीं कर सकती अवाम के लिए? क्या ऐसा ही है? आलिया, यही असल इश्यूज हैं जिनका आपने जिक्र किया। आटा, चीनी, बिजली मैं भी जाता हूँ, लेकिन इस्लामाबाद में जो हमारा हुक्मरान तबका है, आप यकीन कीजिए कि उनके लिए ये इश्यूज नहीं है। पिछले कोई 9 दिनों से इस्लामाबाद में कंप्लीटली जो नॉन इश्यूज हैं, जो DGISI का इशू है, उसने पूरे इस्लामाबाद को कब्जे में ले रखा है। कौन बनेगा DGISI, समरी आई है या नहीं आई? जो रिसीव करने वाले हैं वो कहते हैं कि आ गई, जो भेजने वाले हैं वो कहते हैं हमने भेजी ही नहीं थी। तो सारा का सारा फोकस जो है वो तो नॉन इश्यूज के ऊपर है। आप इश्यूज जो डिस्कस करना चाह रही हैं वो रियली अवाम जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन DGISI बनता है और कौन नहीं बनता। अच्छा, 2 बड़े बुनियादी नुक्ते मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो बड़ा है कि सियासत और मईशत में एक बड़ा गहरा गठजोड़ होता है, चोली दामन का साथ है। अगर किसी मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा तो आप यकीन कीजिए उसकी मईशत जो है वो सीधी सिमत पे नहीं चल निकलेगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसके पीछे कोई 50-60 साल की रिसर्च है। IMF रिसर्च कर चुका है, कोई 160 ममालिक को उसने स्टडी किया। उसने आधार इकट्ठे किए जो 1960 से लेके 2014 तक चलते हैं। जितने भी ममालिक में सियासी अदम इस्तेहकाम रहा है उनकी मईशत सीधी सिमत नहीं चल पाती। एक तो बुनियादी नुक्ता है। दूसरा बुनियादी नुक्ता यह है कि गैर यकीनी की जो फजा है वो मईशत की और वो इकोनॉमी की सबसे बड़ी दुश्मन जो है वो अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी। अब हमारे पास माशी एतबार से बेतहाशा गैर यकीनियां हैं, लेकिन सियासी एतबार से भी जो गैर यकीनियां आप सामने आ रही हैं, जैसे अभी हमें पता नहीं कि सिविल मिलिट्री लीडरशिप का फ्यूचर की सिमत क्या होगी। जब गैर यकीनी की फजा आ जाती है तो फिर सरमायादार, चाहे वो मुल्क के अंदर रहते हों, मुल्क के बाहर रहते हों, वो अपना सरमाया जो है वो खींच लेते हैं। वो इंतजार करते हैं कि जब ये गैर यकीनी की फजा दूर होगी उसके बाद फिर वो सरमायाकारी करेंगे। अगर वो सरमायाकारी नहीं करते तो फिर नौकरियां नहीं मिल पाएंगी, नौकरियां नहीं मिलेंगी तो फिर आपके पास कुव्वत खरीद नहीं होगी, कुव्वत खरीद नहीं होगी तो फिर आपका जो कुव्वत खरीद नहीं होगी तो फिर गुर्बत ज्यादा बढ़ जाएगी, गुर्बत बढ़ जाएगी
क्राइम भी अंदर आ जाएगा। जी, आपने जैसे कि नौकरियों की बात की है, तो पहले 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके ये पीटीआई की हुकूमत जो है वो इक़्तिदार में आई थी, तो आज फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि हम तो 400 इदारे बंद कर रहे हैं, हम नौकरियां कहां से देंगे, हमारी तरफ मत देखें, मईशत बैठ जाएगी। मेरा आपसे सवाल ये था कि क्या आप भी समझते हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफा क्या वाकई ही पिछली हुकूमतों को ही हम रोएं बैठकर, उनको ही जिम्मेदार ठहराएं बैठकर, हम उन्हीं को कहें कि यही जिम्मेदार है, पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी पर हम कोई सवाल ना करें, कोई बात ना करें? अच्छा आलिया, ये बिजली वाला मामला थोड़ा सा पेचीदा मामला है। मैं कोशिश करता हूं आसान अल्फाज में इसको अगर आपके सामने रख। जी, देखिए, बड़े प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ 25 से 27% तक बिजली जो है कई इलाकों में वो चोरी हो जाती है। हुकूमत बिल भेजती है, वो 90% से ज्यादा उनकी वसूली नहीं हो रही। यानी कि अगर 100 यूनिट का बिल जाता है तो 90 यूनिट से ज्यादा उनकी वसूली नहीं होती। और तीसरी बड़ी वजह यह है कि बिजली महंगी है। जो निजी बिजली घर हैं उनसे जो मुआहदे किए थे वो महंगे के मुआहदे हैं। अब इन तीन में से जो पहला काम है, जो बिजली के मुआहदे हैं, उसमें पीटीआई हुकूमत का कोई रोल नहीं है। वो तो सारी एमएलएन जो है वो करके गई थी, तो वो वाकई महंगे मुआहदे हैं। पीटीआई ने कोशिश की कि वो मुज़ाकरात करके कम करे, लेकिन उसमें पीटीआई हुकूमत जो है वो कामयाब नहीं हुई। बाकी तो दो चीजें हैं। अब 3 साल हुकूमत को हो गए, वो ये नहीं कह सकती कि 25 से 27% अगर बिजली चोरी हो रही है तो वो पीएमएलएन की वजह से हो रही है या पीपल्स पार्टी की वजह से हो रही है। उस चोरी को रोकना अब हुकूमत वक्त का काम है। अब आप सोचिए कि अगर एक कारों का कारखाना हो और 100 कारें और 30 और 35 कारें रोजाना की चोरी हो जाए तो वो कारखाना नहीं चल सकता। यहाँ पे 100 यूनिट बनाती है, 25 से 26 यूनिट जो है वो चोरी हो जाते हैं, 10 यूनिट्स की वो वसूली नहीं कर पाते। तो इतना बड़ा खसारा अगर बिजली के शोबे में हो रहा होगा तो फिर महंगी बिजली सबको सार्फिन को मिलेगी। जो हुकूमत की एफिशिएंसीज है वो भी आपको और मुझे जो ईमानदारी से बिल पे करते हैं उनको ये बिल पे करना पड़ता है। तो 2/3 आप समझ लीजिए कि गलती जो है वो पीटीआई हुकूमत की अपनी है और 1/3 पीएमएलएन पे छोड़ दीजिए जिसने महंगी बिजली के वायदे साइन किए। राइट। अगर हम बात कर ली जाए कि जैसे कि आप देखें वजीर ख़जाना शौकत तरीन साहब जो हैं वो अमेरिका में है, आईएमएफ के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ उनकी मुलाकातें हो रही हैं। अब नेक्स्ट जो है हमने आईएमएफ से अगर जाना है, उससे नेक्स्ट कर्जा लेना है तो उसके लिए हमें किस्त लेनी है, तो उसके लिए हमें उनकी शराइत भी माननी है। तो क्या हम ये देखें कि यहाँ पे गवर्नेंस का इशू भी साथ में है, साथ में आईएमएफ का प्रेशर भी है, तो ये दोनों चीज़ें साथ में हैं। तो आईएमएफ का प्रेशर, क्या अभी तक हम आईएमएफ के जो है प्रेशर थले दबे हैं? इससे हम पीछे क्यों नहीं छुड़ा पा रहे? देखिए, आपने शौकत तरीन का नाम ले दिया, अब एक और गैर यकीनी सामने आ गई। हमें ये नहीं पता कि शौकत तरीन साहब अक्टूबर 16 के बाद वजीर खजाना होंगे या नहीं होंगे। जी, मशीर खजाना, या वो डिमोट हो जाएंगे, मशीर खजाना बन जाएंगे, या कोई नया वजीर खजाना लाना पड़ेगा। सेनेट के इलेक्शंस तो अब 16 तारीख तक मैं नहीं समझता कि इतनी हो पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी गैर यकीनी है कि हमें यही नहीं पता कि हमारा वजीर खजाना का क्या बनेगा। अब वजीर खजाना साहब जब बने थे, आप आज से 5-6 महीने पहले चली जाइए, देखिए मार्च की 24 तारीख मुझे याद आता है हमारा मुआहदा हुआ था आईएमएफ के साथ। उस वक्त हमारे वजीर खजाना जो थे वो डॉक्टर हफीज शेख साहब थे। उन्होंने जो मुआहदे की 2 बड़ी शराइत थी, जो बहुत 2 बड़े वादे हमने किए थे आईएमएफ के साथ, वो एक बिजली के हवाले से था। हमने कहा था कि 5 से 6 रुपए फी यूनिट बिजली के रेट हम बढ़ा देंगे। दूसरा वादा था पेट्रोल और डीजल के हवाले से, वादा किया गया था कि 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर इजाफी टैक्स लगाया जाएगा, जिसके नतीजे 110 अरब रुपया इकट्ठा किया जाएगा। अब ये वजीर खजाना साहब ने साइन कर दिया, वादे कर लिए, लेकिन उनकी तब्दीली हो गई। अब अप्रैल के महीने में आपको याद है कि शौकत तरीन साहब आ गए। शौकत तरीन साहब ने हमें ये बताया कि उनके पास एक जादू की छड़ी है, वो भी नहीं लगाएंगे और रेवेन्यू भी बढ़ा लेंगे। उन्होंने कहा कि वो अपनी जादू की छड़ी इस्तेमाल करेंगे, वो बिजली के रेट भी नहीं बढ़ाएंगे और गर्दिशी कर्जों के ऊपर भी कंट्रोल कर लेंगे। अब आईएमएफ ने जब ये जादू की छड़ी का नाम सुना तो उन्होंने कहा कि जी हम साइड पे हो रहे हैं, आप अपनी जादू चलाएं, 6 महीने के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। अब वो पूरे हो गए हैं और वो जादू की छड़ी ने काम नहीं किया। तो वो
हमने किए थे 24 मार्च को, अब वो तो किसी तरह पूरे करने होंगे। अब IMF कह रही है कि 525 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगने होंगे। अरब रुपए के जो सेल्स टैक्स है, एग्जम्पशंस दे रखी है हुकूमत ने, वो IMF कह रही है कि आप वापस ले लें। उसके नतीजे क्या होगा कि जब वो एग्जम्पशंस वापस ली जाएंगी तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, वो कॉस्ट जो है अपने प्रोडक्ट के ऊपर अपनी कीमत बढ़ा देंगे, उससे मजीद महंगाई सामने आ जाएगी। और फिर ये पावर सेक्टर के ऊपर तो आपने देख ही लिया कि अब वो बिजली के नर्ख ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो गए हैं। राइट, लेकिन फारूक सलीम साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत की जो मईशत के हवाले से डायरेक्शन है एटलीस्ट वो ठीक जा रही है? इतने प्रॉब्लम्स हैं, पिछली हुकूमतों के भी प्रॉब्लम्स हैं और इस वक्त हुकूमत को सियासी चैलेंजेस भी हैं, टीम का भी मसला है जो हमेशा से रहा है, कहीं ट्रस्ट नहीं है, कहीं ट्रस्ट है तो वहाँ पर काम नहीं है, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे, लेकिन एटलीस्ट डायरेक्शन ठीक है, चाहे स्पीड स्लो ही है। आगे इस सवाल का जवाब कि क्या मईशत की डायरेक्शन दुरुस्त है, सीरियसली आपको कोई मईशतदान नहीं चाहिए, ना ही आपको कोई वजीर ये बता सकता है कि मईशत बड़ी जबरदस्त जा रही है, ना ही वजीर आजम बता सकते हैं। आपके स्टूडियो के अंदर जो आपके सामने कैमरामैन बैठा है, जो बाजार जाता है आटा खरीदने के लिए, जो बाजार जाता है चीनी खरीदने के लिए, जो बाजार जाता है घी खरीदने के लिए, महीने के बाद अपना बिजली का बिल पे करता है, उसको ये पता है कि मईशत किस सिमत में जा रही है। उसको समझा नहीं सकता, मैं एड़ी चोटी का जोर लगा लूं उसको कहूं भाई तुम्हारी मईशत बड़ी अच्छी जा रही है, वो जानता है कि उसकी मईशत किस सिमत जा रही है। तो सीरियसली आपको कोई मईशतदान नहीं चाहिए इस सवाल का जवाब देने के लिए कि मईशत की सिमत क्या है। ये आपका कैमरामैन, आपका प्रोड्यूसर, जो भी महीने के बाद बिजली का बिल देता है उसको पता है कि मईशत का क्या हाल है। और मेरा डाकखाने में जाना हुआ पिछले हफ्ते, और आप ये देखिए कि वो जो वहां पे शख्स काम कर रहा था उसने एक कागज और पेंसिल मेरे सामने रखा, उसने मुझे कहा कि मेरी 26,000 रुपए की तनख्वाह है और 3 बजे, आप मुझे इस कागज के ऊपर मेरा बजट बना के दिखा दीजिए। बजट नहीं बन सकता जिस लिहाज से चीजें बढ़ रही हैं। अगर आटा पिछले 3 सालों में 100% बढ़ गया है, अगर चीनी 55 रुपए से 110-15 पे पहुंच गई है, 100% इजाफा हो गया है, अगर बिजली में 100% इजाफा हो गया है, आमदनी तो बढ़ी नहीं है, तो दो धारी तलवार चल गई है आज। तो राइट, हुकूमत कहती है कि माफियाज बैठे हैं, तो माफियाज पे हाथ डालना अभी हुकूमत कोशिशें कर रही है, तो आपको लगता है कि ये माफियाज की ये सारी सरगर्मियां हैं, हुकूमत जो है अपनी गवर्नेंस से कुछ ठीक नहीं कर सकती, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई इकदाम नहीं कर सकती? ये हुकूमत दुरुस्त कहती कि माफियाज, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमने देखा है कि चीनी का माफिया है, वो गन्ने की कीमत भी फिक्स कर लेता है, वो चीनी की कीमत भी फिक्स कर लेता है। जिस सेक्टर के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने दखल अंदोजी की है, अब इंटरवेंशन की है, आप सोचिए कि हुकूमत खुद से गन्ने की कीमत फिक्स करती है, हुकूमत लाइसेंस देती है कि कौन चीनी की मिल बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, हुकूमत खुद से गंदम की सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है, वो कोटास देती है कि कौन आटे की मिल वाला कितना आटा कितनी गंदम उसको मिलेगी। जिस सेक्टर में हुकूमत पाकिस्तान घुसी है उस सेक्टर का बेड़ा गर्क हो गया है। उस सेक्टर में माफियाज ने अपनी जेब दबा के गर्म की है और सारा का सारा बोझ जो है वो 22 करोड़ पाकिस्तान पे पड़ा है। जो वादा 2018 में किया गया था, जो मैनिफेस्टो है पीटीआई का, वो आलिया पढ़ने वाला डॉक्यूमेंट है। इतना खूबसूरत डॉक्यूमेंट लिखा गया है, उसमें पाकिस्तान के जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं उनको बड़ी वादे तौर पे लिखा गया है, उनके जो हल हैं वो भी उस मंशूर के अंदर लिखे गए हैं। तो पीटीआई को 2018 में ये पता था कि पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स के क्या हल हैं। बदकिस्मती से वो जो सॉल्यूशंस उसमें लिखे हैं उन्होंने, उसके ऊपर पीटीआई की हुकूमत अमल दरामद नहीं कर पाई। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सलीम साहब अपना वक्त देने के लिए। आपने मेरे ख्याल में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे और सादा तरीके से फैक्ट्स एंड फिगर्स के बगैर, और वो जो हम कहते हैं कि ऐसे अल्फाज के गोरख धंधे में हमें नहीं फंसाया, बल्कि सीधे अल्फाज में बता दिया कि अगर मईशत को जांचना है तो आवाम की ज़िंदगी में देखें कितनी बेहतरी आई है। आज एक आम आदमी क्या अपना रोज़ का चूल्हा जो है वो चला सकता है या नहीं? तो यकीनन जो आम आदमी हमारा प्रोग्राम भी देख रहा है वो यकीनन इसका जवाब ना में देगा कि ऐसा
नहीं है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब इक़्तिदार में आई थी तो उसी वक्त उसने ये टीम भी बताई थी, अब तरीक़ेकार भी बताया था, 90 दिन की भी हमें स्ट्रेटजी बताई थी, लेकिन उसके बाद अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। अब भी अगर नहीं होता तो जाहिर है कि फिर आइंदा इलेक्शन में जाना है। यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे राना एहसान अफजल खान साहब PMLN से, और इसके अलावा शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अपोजिशन और हुकूमत क्या इस वक्त सोच रही है और महंगाई, बिजली की कीमतें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर उनका क्या स्ट्रेटजी और रद्द-ए-अमल है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, मजीद बात करते हैं। इस वक्त हुकूमत जो है वो तमाम मलबा, महंगाई का हो, बिजली की कीमतों में इजाफे का हो, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का हो, जो भी मईशत के मामलात हैं, तमाम मामला पुरानी हुकूमतों के ऊपर डालती है। तो क्या ऐसा कहना दुरुस्त है, क्या ये जवाब देना दुरुस्त है हुकूमत का? इसी पर हम प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। हमारे ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल खान साहब ने, PMLN के सीनियर रहनुमा है। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ हैं शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। मैं चाहूँगी कि पहले राना साहब आप कमेंट कर दीजिए कि आप क्या देखते हैं। अभी रिसेंटली बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी अब इजाफा हो रहा है, और साथ में IMF की कड़ी शराइत भी हैं। लेकिन हुकूमत IMF की शराइत कहती है कि IMF की शराइत के मुताबिक हम नहीं बढ़ा रहे, बल्कि ये कीमतें जो बढ़ाई जा रही हैं ये वो एग्रीमेंट हैं जो PMLN के दौर में किए गए थे, और अब उनका खमियाजा PTI की हुकूमत और अवाम भुगत रहे हैं। देखें, जब हमें हुकूमत मिली थी मुस्लिम लीग नून को 2013 में, तब 2300 जो है वो बम धमाके होते थे, जो दहशतगर्दी थी पूरे पाकिस्तान में फैली हुई थी, और हमें सिर्फ $6 अरब जो है वो स्टेट बैंक के अंदर मौजूद थे, और मुल्क जो है वो दिवालिये की तरफ जा रहा था। बहुत सारे और भी मसाइल थे, बिजली की लोड शेडिंग थी 16 घंटे की, और गैस की लोड शेडिंग थी, तो बहुत सारे इश्यूज थे। लेकिन हमने जो है वो पिछली हुकूमतों को ब्लेम नहीं किया, हम काम पे लग गए और हमने एक एक करके इन सारे मसाइल के जो है वो हल निकाले, और 2018 तक दहशतगर्दी भी खत्म हो चुकी थी, लोड शेडिंग भी खत्म हो चुकी थी, CPEC जैसे प्रोजेक्ट भी आ चुके थे। तो अब इनकी दौरे हुकूमत का चौथा साल है ये, और 4 साल बाद भी अगर हुकूमत जो है वो उनके पास जवाब ना हो, और देखें चौथा साल है और चौथा वजीर खजाना है, तो अभी तक इनकी टीम नहीं सेट हुई। दर्जनों जो है वो और ओहदों के ऊपर मुख्तलिफ लोग आते जाते रहते हैं, जो नहीं, तो फिर आपको क्या वजह नजर आती है कि क्या वजह नजर आती है कि बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है? क्यों हुकूमत कर रही है? जाहिर है कि अगर अवाम दुश्मन तो हुकूमत हो सकती है, लेकिन अपने पांव पर कुल्हाड़ी तो नहीं मारेगी ये हुकूमत। नेक्स्ट इलेक्शन में तो आखिर PTI ने भी जाना है। अगर ऐसी सूरत हाल रही तो फेस तो अवाम को करना पड़ेगा PTI को। देखिए, किसी किस्म की ये जो है रिफॉर्म्स नहीं लेके आए। इनके जो वजीर थे उमर अयूब साहब, जो शुरू में थे बिजली और पानी के वजीर, उन्होंने एक बयान दिया था कि हम सर्कुलर डेट को 0 पे ले आएंगे, और मेरे ख्याल से गालबन इन्होंने जून 2020 का कहा था, टारगेट दिया था। क्या उस वक्त इन्होंने वो रिफॉर्म्स की जो जिनकी जरूरत थी? नहीं की, और सर्कुलर डेट जो है वो 1.1 ट्रिलियन से अब 2.4 ट्रिलियन के ऊपर आ खड़ा हुआ। इसी तरह हर शोबा जो है उसके अंदर बदतरी आई। तो वजह क्या है? वजह मिसमैनेजमेंट है, मिस गवर्नेंस है, करप्शन है। और देखें, मैं आपको एक मिसाल, छोटी सी मिसाल दे देता हूं। FBR वो अदारा है जिसने इस मुल्क का टैक्स इकट्ठा करना होता है, और फिर ही जो है हुकूमत अपने अखराजात करती है। और तो उस अदारे के जो है वो कितने सरबराहान चेंज हुए, और नैब जहां आपने ऑपोजिशन का घेराव करना होता है, उस अदारे के कितने सरबराहान चेंज हुए। तो वहां तो ये उस बंदे को उसको ऑर्डिनेंस के जरिए और उसकी नौकरी लंबी कर देती है, लेकिन जहां कारकर्दगी की जरूरत है वहां इनको बंदा कोई नहीं मिलता। तो मसला सारा ये है कि इनके पास आज भी इकोनॉमिक टीम मौजूद नहीं है, इनके पास फाइनेंशियल टीम मौजूद नहीं है, और ये इनएक्सपीरियंस्ड हैं। और ये देखें, LNG के ऊपर आया हुआ पूरी कौम को कि इन्होंने किस तरीके से
मिसमैनेज करके एलएनजी खरीदा और महंगा खरीदा, यानी कि $25 पे आज तक हम खरीद रहे हैं, जबकि जब कोरोना के बदतरीन दौर में ट्रैफेगोरा कंपनी कह रही थी कि जो पीएमएल के पुराने मुआहदे हैं वो आप 4 MMBTU पे कर दिए, वो भी इन्होंने नहीं किए। तो ना अहली की एक दास्तान है, मिस गवर्नेंस की दास्तान है। देखिए मैंने आपको जो पहली शुरू में एग्जांपल दी कि हमें क्या मिला। जी ठीक है, मैं इसको आगे कंटिन्यू कर लेती हूँ। शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद है। शौकत बसरा साहब, ये तो समझ में आता है कि ये हुकूमत अवाम दुश्मन हो सकती है, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने साथ ही दुश्मनी नहीं कर रही है कि अगर वो आवाम को इतना नुकसान पहुंचाएंगे, इतना आवाम परेशान होंगे, महंगाई के बोझ तले, बिजली की कीमतों के बोझ तले, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बोझ तले, तो फिर आवाम तो कभी भी पीटीआई की नेक्स्ट इलेक्शन में चॉइस नहीं होंगे। आलिया, पहली बात तो मुझे ये जो 4 बारियां लेने वाले और 70 साल के साथ हुकूमत नहीं रही, ये जो 4 बारियां लेने वाले मुझे ये बता दें कि खुद तो ये अरब और खरबपति बन गए, दुनिया के हर शहर में इनके प्लाजे, इनके बिजनेस, इनके कारोबार, पाकिस्तान के हर शहर में इनके घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये तो अमीर और कबीर हो गए 4 बारियां लेने के बाद, लखपति, खरबपति और खरबपति। हमारी कौम किस तरह गरीब हो गई, अवाम किस तरह गरीब हो गई। इसका मतलब क्या है कि न दिहाड़ियां लाने की कमी नहीं, और अब किस तरह सीना चौड़ करके टेलीविजन में बैठ के किस तरह मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं कि 3 साल में कौम गरीब हो गई, 3 साल में महंगाई हो गई, 3 साल में बेरोजगारी हो गई। जान दो यार, अब अवाम इतनी न बेवकूफ है, अवाम आजकल हर हाथ में टेलीविजन पकड़ा हुआ है। आपको समझती है कि जिस तरह ये आज देखे ना, उसका कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए तो आज मसाइल है कि टीटियां लगी, वो गोले वाला, पापड़ वाला, पता नहीं कहाँ लेकिन मैं ये आपकी सारी बातों को सच भी तस्लीम कर लूं तो, लेकिन मुझे बिजली की कीमतों में इजाफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और महंगाई में इजाफा, इसकी वजूहात बता दें आप। ये मलबा तो पिछली हुकूमतों पर नहीं डाल सकते, क्योंकि जाहिर है कि आप 4थे साल में एंटर हो चुके हैं। आलिया, इसमें कभी दो राय नहीं है। मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। मैं तो सिर्फ इनको आईना दिखा रहा था कि ये मगरमच्छ क्या सुना बनाए। अब गुजारिश ये है, इसमें कभी दो राय नहीं है कि हमारे लिए रियल चैलेंज और महंगाई है, और इसके लिए आज हम प्राइम मिनिस्टर है, हमारी हुकूमत है, हम सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि डेफिनेटली हमें अवाम में जाना है। इनकी करतूतों की वजह से अगर आज महंगाई है या हमें फेस करना पड़ रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे अब हमें 5 साल बाद बाकी जवाब देना है अवाम को। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने हेल्थ कार्ड को पूरे पंजाब में लेकर आ रहे हैं एंड ऑफ दिसंबर, जिसमें हर गरीब और अमीर जो लेना चाहे 10 लाख तक इलाज करवा सकेगा। हम लोग एहसास प्रोग्राम का किया है, सब हम खास तौर पे जो खाने पीने वाली चीजें हैं उन पर सब्सिडी दे रहे हैं। अब रही पेट्रोल की बात, बिजली की बात, लेकिन आज पेट्रोल जो है, डीजल जो है, दुनिया में अपनी बुलंद तरीन सतह पे खड़ा है। रोनाल्डो दुनिया का बेहतरीन फुटबॉलर है, उसका मैं भी पढ़ रहा था कि 4 घंटे से लेन में लगना पड़ा सिर्फ पेट्रोल डलवाने के लिए। कहने का मकसद क्या है कि पेट्रोल या लेकिन वो तो बसरा साहब वो थोड़ा सा बता देना, वो तो क्राइसिस स्ट्राइक की वजह से है, वो कुछ किसी और रीजन की वजह से है। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब महंगा पेट्रोल डीजल होता है, यकदम पूरी दुनिया में ऐसा हुआ कि शॉर्टेज हुई, पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, और यहाँ पर हमारे फिर जाहिर है जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है आलिया, हर चीज महंगी होती है, क्योंकि हर चीज आपको आप देख लें, ये बिजली के जो मामलात हैं, फिर ये जो आपके बसों के किराए हैं, ये बाकी सारी चीजों को, खाने पाने वाली चीजें जो शहर से आती हैं, तो यही तो बात हम कर रहे हैं, वही बात आप कर रहे हैं। मैं तो आपसे जवाब मांग रही हूँ कि आप ये बताएं कि बिजली की कीमतों का आप जो जवाब पेश कर रहे हैं, क्या ये IMF की कड़ी शराइत की वजह से नहीं है कि IMF आपके ऊपर शराइत लगा रहा है और आप उसके ऊपर अमल कर रहे हैं? जिस IMF के पास आप जाना नहीं चाहते थे, आज आप उनकी कड़ी शराइत अवाम पर थोप रहे हैं। आलिया, बड़ा अहम आपने सवाल किया। ये जो बिजली वाली आप बात कर रही है ना, बताइए मुआहदे कौन करके गया था? लेकिन इंसाफ की हुकूमत तो नहीं किए। ये जो आज क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने इतनी बिजली आम कर दी, ये सारे के सारे दो हुकूमतें ने किए थे। पहली जब 8 से 13 पीपल्स पार्टी, उसका मैं भी हिस्सा था। इसी तरह जब 13 से 18 तक ये थे, इन लोगों ने किए, और आपको और जाहिर है जब मुआवजे महंगे करेंगे आप मजबूर हैं, हम उसके ऊपर हमें फॉलो करना पड़ेगा जो इन्होंने मुआवजे किए हैं। और दूसरी बात, शायद खबासी साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे,
मैं आपको तारीखी बात बताने लगा हूँ। तो इनके जो हमारे एक हमारे आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ये नेवल के अफसर वहां पर जब वो हेड जो थे इदारे के, वो मिलने के लिए गए, रिटायरमेंट उनकी हो गई थी, तो वो फरमाने लगे कि जब वो निकलने लगे कि आइंदा जिस कभी, और वो मैसेज देना चाह रहे थे, जिसकी भी हुकूमत आएगी वो 6 महीने से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता। कहने का मकसद क्या था उनका, मैं रिकॉर्ड आपको बात बता रहा हूँ, ये अब मैं नाम अवगता नहीं लेना चाह रहा। कहने का मकसद क्या है, इनको पता था हमने तो नहीं आना, इन्होंने जो कुछ मायदे महंगे कर सकते थे, जिस तरह इनको पता था इलेक्शन सर पे लोगों को रिलीफ दिया, सारा कुछ किया, तो अब हमारे लिए चैलेंजेस हैं, हमारे लिए मसाइल हैं, हमारे लिए महंगाई का बहुत, लेकिन यही तो बात है, 1 साल 2 साल 3 साल चौथा साल हो गया, अभी तक वो मसाइल कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। और बिजली की कीमतें देखें, ये पिछले 1-2 महीने से मुसलसल 8-10 दिन महीने में 2 से 3 बार तो कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। आलिया मुझे बता दें, मैंने यहाँ पे बहुत लंबे प्रोग्राम्स किए और बड़ी दूर दूर शुरू से कई चैनल्स पे आए। मुझे आपको कोई याद होगा ऐसी हुकूमत आई हो कि जिसके दौरान कीमतें कम हो गई हो? तो चैलेंज देखना से पूछता हूँ कि आज तक लेकिन कोई स्टेबिलिटी तो ले आए, कोई स्टेबिलिटी ले आए, चले आप ना कम करें, स्टेबिलिटी ले आए। बात तो कर लेने दें, बात तो कर लेने। मियां साहब जब 2013 की कैंपेन कर रहे थे ना, 1 तारीख की 17 का, मुझे आप हुकूमत में लेकर आए, हमारी पार्टी को लेकर आए, हम 99 वाली कीमतें वापस लेकर आएंगे, नहीं होता। ये दिन ब दिन महंगाई, एक कोविड का बहुत बड़ा इश्यू आया हुआ है, जाहिर है हमारे लिए, हम तो फिर बड़े छोटे छोटे मुल्क है, बेहतरीन इकोनॉमीज थी जो बहुत बड़े अपने आप को समझते कि हम दुनिया के हुक्मरान, लेकिन जाहिर है कि ठीक है बसरा सर, प्रोग्राम में शामिल करेंगे, एक ब्रेक, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, मजीद बात करते हैं। अब पीटीआई की हुकूमत या पीटीआई के लोग, वो तो एक तो वो मलबा जाहिर है कि पिछली हुकूमत या पीएमएलएन के ऊपर डालते हैं। जैसे उन्होंने शाहिदा खान अब्बासी साहब की एग्जांपल दी, उन्होंने कहा कि वो जब जा रहे थे तो उन्होंने ये कह दिया था कि नेक्स्ट जो भी हुकूमत आएगी 6 महीने से ज़्यादा नहीं चल सकेगी। वो इसी तनाजुर में कह रहे थे कि जिस तनाजुर में उन्होंने मईशत को मैनेज किया हुआ था। तो आज देखें कि ये मैनेज करके एटलीस्ट चौथे साल में आ गए, महंगाई है, इसका इदराक है। दूसरी बात मुझे ये बताइएगा कि अगर अपोजिशन मुस्तरद कर देती है, जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुस्तरद हो गई, बिजली की कीमतें मुस्तरद हो गई, इसके मुस्तरद करने से अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? देखिए आलिया, सबसे पहले तो ये क्या बातें कर रहे हैं, ये 4 साल से हुकूमत में ये क्या बातें पहले करते थे इलेक्शन से पहले? क्या ये जवाब देंगे अवाम को? कुछ जिम्मेदारी ले भाई, आप हुकूमत में हैं, आप वजीर आजम हैं, आप वजीर आला हैं, 3 सूबे आपके पास हैं, लेकिन आपके पास टीम नहीं है। आप किराए के वजीर खजाना लेके आते हैं, आप दिन ब दिन एफबीआर के चेयरमैन चेंज करते हैं, आप जो है वो बुजदार जैसे आदमी को आपने पंजाब में बैठाया हुआ है जिसको पता नहीं उसने क्या करना है, आपसे कोई मैनेजमेंट नहीं हो रही, आप चीनी आटा सब कुछ इंपोर्ट करना शुरू कर दिया आपने, आप किराए का जो है वो स्टेट बैंक का गवर्नर लेके आए, आप जिम्मेदारी लें। आप अवाम को क्या ये आपका प्लान है अगले 2 सालों का, 1.5 साल का, ये जवाब आप देंगे लोगों को? क्या डॉलर 200 पे लेके जाना है आपने, 150 पे आपने? आप कहते हैं पिछली हुकूमतें, यार अगर आप हुकूमत में हैं आप जिम्मेदारी लें, आप प्लान बताएं आपने कैसे इसको कंट्रोल करना है। आप हमारे अलावा आपको बात ही कोई नहीं करनी आती। यहां अवाम जो है वो मर गई है, क्या इस तरह पाकिस्तान को आपने लीड करना है? भाई इस तरह हुकूमतें नहीं चलती, और ये जवाब इनको तब्दील करें। अच्छा, ये रट्टे जो लगाए हो इनको तब्दील करें। इस तरह आप अवाम को, ये पाकिस्तान है, ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, आप इतनी गैर संजीदा जवाब पिछली हुकूमतें, भाई हुकूमत क्यों नहीं फिर आपने? अच्छा राना साहब, एक बात मुझे बता दीजिए, एज अ ऑपोजिशन लगाना है तो आपका क्या काम है? एज अ ऑपोजिशन क्या जिम्मेदारी है कि सिर्फ आपने हुकूमत से अगर कोई बात मनवानी है, अवामी बात मनवानी है, तो जाहिर है कि उसके लिए ऑपोजिशन सही प्रेशर हुकूमत के ऊपर डाल सकती है। लेकिन कीमतें हम भी देखते हैं कि रवायती तौर पर एक स्टेटमेंट आ गई ऑपोजिशन लीडर की, ऑपोजिशन की जानिब से, पीडीएम की जानिब से, जी बिजली की कीमतें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हम इनको मुस्तरद करते हैं। मुस्तरद करने से तो हुकूमत तो टस से मस नहीं होगी। कोई लाहे अमल ऑपोजिशन के पास है?
आपकी देखिए ऑपोजिशन, मुझे सवाल रिपीट करेंगी, आपकी आवाज नहीं आई थी मुझे। देखिए एज अ ऑपोजिशन भी कोई जिम्मेदारी है हुकूमत की, अगर हुकूमत कोई गलत फैसले करती है अवामी उमंगों के मुताबिक नहीं, तो ऑपोजिशन का प्रेशर नजर आना चाहिए। ऑपोजिशन सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया, आपने बिजली की कीमतों को मुस्तरद कर दिया, क्या इससे अवाम के मसाइल में तो कोई कमी नहीं आएगी? देखिए, नंबर एक, आप फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट नहीं रख सकते इस मुल्क के अंदर। ये पहले साल भी आपने गलती की। आपका जो वजीर खजाना जो बातें कर रहा था वजीर खजाना बनने से पहले, शौकत तरीन साहब, वो सारी बातें आप दोबारा रिपीट कर रहे हैं। आप फ्री फ्लोटिंग, आपको डॉलर को काबू पाना है, यह आपको करना पड़ेगा, वरना कोई स्टेबिलिटी नहीं आएगी। आपको यहां जो आपने पोलराइजेशन की हुई है सियासत के अंदर, दो एक्सट्रीम्स पे आप कंसेंसस नहीं पैदा कर सकते, आपको कंसेंसस पैदा करना होगा। चार्टर ऑफ इकोनॉमी लेके आए, मैं आपको मशवरा देता हूं। इसके अलावा देखिए, जो ये महंगाई है, आपको इन चीजों प्रोडक्शन को, आपको चीनी की प्रोडक्शन को, इसको प्रॉपर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। एलएनजी के कॉन्ट्रैक्ट करें, अपनी मैनेजमेंट को बेहतर करें, अपनी टीम लेके आए, अपनी टीम जी ठीक है, टीम के ऊपर बात कर लेते हैं। बसरा साहब, आखिरी सवाल है मेरा आपसे। बसरा साहब, टीम के ऊपर बात की है राना साहब ने, और टीम के ऊपर तो जाहिर है कि बड़े क्वेश्चन मार्क भी हैं। और इमरान खान साहब जब आए थे, ये अपनी इलेक्शन कैंपेन से लेकर वो कहते थे मेरे पास बेहतरीन टीम है, लेकिन वो बेहतरीन टीम ना टीम नजर आई ना परफॉर्मेंस नजर आई। तो इसके पीछे तो आप ऑपोजिशन को या पुरानी हुकूमतों को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे? जालिए ये बात तो दुरुस्त है कि हमारे पास वो टीम नहीं है जो इनके पास थी, क्योंकि हमारी टीम ना दिहाड़ियां लगाती है, ना एक्सपीरियंस लगाती है, ना कमीशन खाती है। जाहिर है वो तजर्बाकार नहीं है, ये तो बड़े तजर्बाकार लोग थे, इनको पता था किस तरह एक अगर मनसूबा है तो उसमें किस तरह हमें कमीशन खाना है। इसलिए तो आज सारे के सारे आप देखिए ना, जितने मैं कह रहा हूँ, आप इनके सारे उम्मीदवार, इनके सारे जितने ये पॉलिटिशियन उठाकर देख लें, जो कल तक सेक्रेटरी थे, आज इनकी वो अरब करोड़पति है। मुझे ये आपको बता दें गिदड़ सिंह क्या है, इसलिए ये टीम तो इनकी बहुत तजर्बाकार है, इसलिए हम मानते हैं कि राना साहब दुरुस्त बात कह रहे हैं। ऐसी टीम जो अल्लाह ताला इनको नसीब करे। अच्छा, अब बात रहेगी हमारे एंड पे। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि एक ऐसा पाकिस्तान 70 साल जहां आपने सिर्फ और सिर्फ आपने हुक्मरानी के लिए, इक़्तिदार के लिए, बसरा साहब, मेरे ख्याल में ये बात घुमाने से तो सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। सवाल का ठीक है, देख मेरी बात बताए, आलिया आपका घर है, मैं चलो ये तो मुल्क है ना 22-23 करोड़ का, आपका घर है। अगर आप घर के अंदर कर्जे लेने शुरू कर दें, आपका बेटा वहां बर्बादी शुरू कर दे, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपका आप घर ठीक नहीं कर सकती 3 साल में। आलिया, कैसी बातें करते हैं हम लोग। तो फिर आपने वादा क्यों किया? फिर इमरान खान साहब ने वादे क्यों किए? यही तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, उसका तो जवाब दिया नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा था बेहतरीन टीम लेकर आ रहे हैं, 90 दिन में आपने टारगेट रखे थे कि ये हम सब ठीक कर देंगे, ना वो 90 दिन है, ना वो हमें टीम नजर आई। यही तो सवाल है। सानू नहीं पता, इतना गंद पा के गए हैं। असल में हमें जब जैसे हम गवर्नमेंट में आए तो पता चला इन्होंने तो इस तरह इसको दोनों चारों हाथों से लूटा और बेड़ागर्क किया है। हर इदारे में इन्होंने उन माफिया हुकूमतें थी, तो टाइम लगेगा ना उन माफिया को ब्रेक करने में, उन इदारों को ठीक करने में। हमें यकीन माने, वजीर आजम को तो ही पता था कि हम आएंगे, हम चीजों को ठीक करेंगे। अब वो माफिया रिटेलिएट कर रहे हैं, वो रेजिस्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वो माफिया जो है, कौन सा माफिया? वो माफिया के अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट को पकड़ लें, आप फर्ज करें महकमा माल को पकड़ते हैं, आप महकमा पुलिस को पकड़ते हैं, आप किसी भी इदारों को पकड़ते हैं, उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो सिस्टम ब्रेक करने में वक्त लग रहा है। और हम इस पे, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि हमें जितनी कामयाबी मिलनी चाहिए थी नहीं मिली है, और उसके लिए हम खुद आज भी पूरी भागदौड़ कर रहे हैं। तो दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें कामयाबी दे। इन्होंने जो चीजें यहाँ पे, तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जी ठीक है, अवाम भी अल्लाह से उम्मीद रखें, आप भी अल्लाह से उम्मीद रखें। करने का काम जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, 5 साल अवाम ने आपको दिए हैं, यही मसाइल हल करने के लिए दिए हैं। तो अब ये आपकी ड्यूटी, आपका फर्ज है कि वो 5 साल में डिलीवर करके दिखाएं, और अवाम की परेशानियों में इजाफा करने की बजाय उससे जान छुड़ाना चाहिए। शौकत बसरा साहब, आपका राना एहसान अफजल खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या फिर इसके अलावा
बिजली की कीमतों में इजाफा हो, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो, तो आज भी देख लें कि वफाकी वज़रा के जो बयानात है वो सिर्फ यही नजर आ रहे हैं कि वो यही कहते हैं कि ये जिम्मेदारी पिछली हुकूमतों की है। मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को अब खुद जिम्मेदारी लेनी होगी और इसको ओन करना होगा कि इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं और इस पर काबू पाने के लिए आगे बढ़ना होगा। वरना अवाम के साथ तो ये दुश्मनी है ही है, लेकिन पार्टी के अपने साथ भी, पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ अपने साथ भी ये दुश्मनी कर रही है, क्योंकि आगे अवाम के पास ही जाना है। तो फैसला जब अवाम करेंगे तो वो फिर PTI के अपने हक में नहीं होगा। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।